इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी 2020-24 के सारे प्रीलिम PYQs। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, फिलॉसफी एंड सिटीजनशिप से। ये पार्ट्स के ऊपर यूपीएससी ने एक बहुत लंबे समय बाद 2024 में क्वेश्चन पूछा। 3 अलग अलग पार्ट्स हमें लिख कर दे दिए, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़, इमरजेंसी प्रोविजंस और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई। इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात करूँ 352, 356, 360 आर्टिकल्स हैं। 365 भी एक जगह पर काउंट होता है। म्यूनिसिपैलिटीज़ कौन से आर्टिकल में हैं? देखो, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट में कुछ हुआ था, तो उसके बेसिस पे अब आप ये कमेंट करके बताइए कि म्यूनिसिपैलिटीज़ कौन से आर्टिकल में आता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर तो 1 2 3 है, लेकिन आपको यहाँ से ये सीखना है कि पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। आर्टिकल 368 देखो, मैच है ना यहाँ पे, रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368। सेम पेपर में ही 2024 में ही आपको 368 पर 2 सवाल देखने को मिल गए। 368 के हिसाब से द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील। रिपील का मतलब उसे हटा दिया जाए, एडिशन मतलब कुछ नया जोड़ दिया जाए, वेरिएशन यानी कि उसका मतलब, उसका मीनिंग जो है वो बदल दिया जाए। मॉडिफाई और चेंज, ऐड न्यू प्रोविजंस, रिपील और अबॉलिश। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका आंसर आप मार्क करके बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़िए, 8th शेड्यूल पर क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, मैंने ऊपर भी आपको बोला 2024 में यूपीएससी ने पार्ट, शेड्यूल्स और आर्टिकल से भर भर के क्वेश्चंस पूछे हैं। उसमें अब अमेंडमेंट एक्ट्स और जोड़ दिए, 71st अमेंडमेंट एक्ट, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट। इनका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। Which of the following languages as per the Constitution Amendment Act that was 71st in 1992 8 शेड्यूल को अमेंड करके कौन सी भाषाएं डाली गई थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। इसका सबसे आसान बेस्ट तरीका एक ये होगा कि आप इंडिया का मैप प्लॉट करें, माफ़ कीजिएगा, इंडिया का मैप प्लॉट करें और उस पे लैंग्वेजेस को लिखना शुरू कर दें। जैसे अगर JNK से शुरू करेंगे तो वहाँ पे डोगरी है, कश्मीरी है, फिर नीचे पंजाब में आइए, पंजाबी है, थोड़ा और नीचे राजस्थान, गुजरात, गुजरात में गुजराती है। ये सारी भाषाएं आप अगर आप स्टेट्स के हिसाब से इंडिया के मैप पर प्लॉट करेंगे तो आपको याद रखना आसान होगा। वहीं पर आप इसमें मार्क भी कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडिया में ऐड की गई थी 8th शेड्यूल में। इंटरेस्टिंगली एक ऐसा ही मैप मैंने X पर शेयर किया हुआ है, दैट इज़ ट्विटर। आपके वो बहुत काम आएगा। अगर आपने अभी तक भी उसको नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ जाकर एक बार देख लीजिए। अपना खुद का मैप बनाना है तो बना सकते हैं। खैर, 71st अमेंडमेंट एक्ट में ये 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था। मैथिली जो है वो इसमें नहीं थी। ये सब एक बार रेफरेंस में आप यहाँ पर पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर जो है 1 2 3 आगे बढ़ जाइए। 2022 में एक बार चलते हैं। बिल अमेंडिंग द Constitution Amendment, again 368. Imagine 368 is just so important. The reason of adding this question is not to tell you what is the answer. It is to tell you that 368 is actually one of the most important articles of the Constitution. Fundamental rights, DPSP, preamble, emergency offices, यानी कि आर्टिकल 76, 148, 315, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, और आपको इन्हें रिवाइज करते रहना चाहिए। क्या 368 में कोई भी अमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए? आपने M लक्ष्मीकांत पढ़ी है, नहीं पढ़ी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाल फिलहाल में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ रहे हैं। क्या उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। 111 हट जाएगा, आंसर ये होगा। पर्पज़ हमारा आंसर तक पहुँचना नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तरीक़ों को सीखना था। आगे बढ़िए। अब ये देखो, ये जो है ना, ये सवाल आपको गांठ बांध के अपने साथ रखना है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स अ लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के ऊपर यूपीएससी ने 4 बार सवाल पूछा है भाई। 2021 में पूछा है, 2024 में भी एक सवाल था। मैं उन सभी सवालों को एग्जैक्ट लेकर नहीं आया, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इस बात को अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट? देखो, इन सवालों में ना कोई एक्सप्लेनेशन अपफ्रंट नहीं होगी, लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं।
कोई भी स्टेट तब होती है जब उसकी परमानेंट लिविंग सोसाइटी हो, टेरिटरी डिफाइंड हो, सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट हो, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल अथॉरिटी हो, एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सब कुछ हो जाए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो, प्रॉब्लम आएगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफ गार्ड। देखो, बेस्ट डेफिनेशन, बेस्ट सेफ गार्ड 2021 में ही 2 बार सवाल बेस्ट पूछे हुए हैं। डेफिनेशन कोई अच्छी या बुरी कैसे होगी, उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन ऑफ पावर्स आर्टिकल 50 में डिफाइंड है, वही उसका हिसाब होगा। जुडिशरी कमिटेड हो लेकिन वो फ्री ना हो, प्रॉब्लम है। पावर सेंट्रलाइज्ड हो, बिग प्रॉब्लम। गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, वेल इलेक्टेड गवर्नमेंट तो रशिया में भी होती है, पर क्या वहाँ पर फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? वी डू नॉट नो। आगे चलिए, 2021 का एक सवाल। वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? As regards legislation, British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. देखो, constitutional government is a limited government. आपको जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिटेन में there is no written constitution. अपने मन से बदलते रहते हैं वो, ये बात सही है। In India, the matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the Parliament are referred to the Constitution bench by the Supreme Court. That is correct. ब्रिटेन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आंसर 1 और 2, इसको आप मार्क करके आगे बढ़ेंगे। 2 सवाल है। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिटीजनशिप पे सवाल है। देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल, दैट इज राइट। आप सभी के पास अपने अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स होंगे। आप रहते कहीं हैं, डोमिसाइल कहीं और का है, तो जहाँ आप रेजिडेंट हैं अभी, वहाँ का आपका डोमिसाइल नहीं है, तो आपको सुविधाएं हैं वहाँ की नहीं मिलेंगी। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट। ओह वेल, इज इट करेक्ट और नॉट? सिटीजन बाय बर्थ नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में जो भी सिटीजन है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, नहीं, बिल्कुल उसकी सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है। अगर उसका बिहेवियर में कोई कमी है या कुछ भी है तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। सिटीजनशिप का अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि किस आर्टिकल में सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है। जो भी कमेंट करके बताएगा उसको मैं स्पेशली एक डीएम करके कोई भी क्वेरी में हेल्प करूंगा, या कुछ भी अगर आप मेहनत करके उस पर काम कर रहे हैं तो आई श्योरली हेल्प यू विद इट। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 8 अगस्त 1942, 21 जून, ये 3 डेट्स हैं जिनको यूपीएससी ने ना मेंशन करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा। स्टेटस क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, क्योंकि ये जो बाद में बना सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंदिरा गांधी जी ने ऐड कराया था। आगे चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम आ गए हैं प्रीएम्बल पर। देखो, इन सवालों को ध्यान से सीखो। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? इसका स्टेटस क्या है? इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट? फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्यों है? नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हटा ही दो, कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी मच पार्ट है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई किया भी है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट, नहीं, ये भी सही नहीं है। इट डजंट हैव द सेम लीगल इफेक्ट। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेट्स से प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट, आपको क्या लगता है, फंडामेंटल राइट चलेगा या प्रीएम्बल चलेगा? फंडामेंटल राइट चलेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। लीगल इफेक्ट है लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं है। इसको आप ध्यान में रखो और आगे बढ़ जाओ। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट? PYQ 2020 का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। DPSP में ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आपको अब यहाँ पर देखना है 7th शेड्यूल क्या है, कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है। 8th शेड्यूल तो हमने देखा अभी 2024 में एक क्वेश्चन था, लैंग्वेजेस पर है। 9th A की बात हम कर चुके हैं, 20 की कर चुके हैं, 18 की कर चुके हैं। 7th शेड्यूल में क्या है, कमेंट करके बताओ। चलो आगे। A parliamentary system of government is the one in which the government is responsible to the parliament and can be removed by it. This is a limitation on the power of the government. ध्यान रखना, काम आएगा। अगला सवाल, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद हम बात कर लेंगे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर पर। The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism,
सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। क्या बेसिक स्ट्रक्चर की सिर्फ यही डेफिनेशन है? जी नहीं, देर इज़ नो डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्राइन एंड टू कीप इट्स वेज ओपन and flexible, Supreme Court does not let any definition of basic structure being adopted universally yet. तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए. Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizen liberties and to preserve the ideas on which the Constitution is based. हटाओ यार, नहीं है. क्यों नहीं है ये अब मैं एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान स्टेटमेंट है. इस क्वेश्चन को डालने का पर्पज़ ये था कि आपको ये दिखाया जाए कि आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को देख कर ना डरना नहीं है, थोड़ा सा रैशनल लॉजिक लेकर बैठ जाना. पर तब तक के लिए, जब तक आप रैशनल लॉजिक लेकर आते हो, हम चलते हैं अगली क्लास की तरफ. अगली वीडियो में हम पार्लियामेंट के सारे PYQs को डिस्कवर करेंगे. तब तक के लिए CSEY को फॉलो ज़रूर कर लेना.